नारेबाजी ना करें आपस में। इमरान खान नियाजी और उनकी हुकूमत अगर यही सिलसिला रहा आमिर डोगर साहब, आप कोई नहीं बोल सकेगा। हमने पहले भी ये जुल्म सतम बर्दाश्त किया। इमरान खान नियाजी आज जितना जुल्म करेगा उसको बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कभी इनके आगे सर नहीं झुकाएंगे ना स्पीकर। आपके करप्शन के केसेस हैं, आपने जुर्म किया है या नहीं किया, हमारा उससे क्या काम। आप पे जो केसेस हैं हमारे दौर की तो नहीं। आप पे जो अगर टीटियां आ रही हैं वो पाकिस्तान से बाहर पैसे आपकी तरफ आ रहे हैं। सवाल ये है कि आपको जो पैसे आ रहे हैं उसका जवाब इमरान खान देगा या आप खुद देंगे। ये जाती है, इनकी भी माएँ बहनें, इनको सोचना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं सोचता, उसको अपने न बच्चों की परवाह है, न बीवी की परवाह है, न किसी और की परवाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आप जानते होंगे कश्मीर में अब भी कर्फ्यू है और उसकी साथ साथ जो हुकूमत पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म तमाम दीगर ममालिक से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। OIC का भी एक एलानिया आ चुका है मंजर आम पर और कोशिश ये की जा रही है कि जितने ममालिक हैं पाकिस्तान के दोस्त या उसके साथ साथ जो जिनसे भी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हमारे करीबी हैं उनको और उनके पार्लियामेंट्स को और उनके डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज़ किया जाए। अभी कतर के अमीर से थोड़ी देर पहले बात हुई है, उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताती जाऊं चाइना से भी मुलाकातें और बातचीत शुरू हो चुकी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि तुर्की भी अनकरीब, ये मैं स्पीकर असेंबली को सुन रही थी कि उन्होंने ये इस बात की खबर दी थी कि वो भी अपने पार्लियामेंट में एक मजम्मती करारदाद पेश करेंगे भारत के हवाले से। लेकिन उसके साथ साथ बात यह है कि पाकिस्तान में भी एक जॉइंट सेशन चल रहा है जो बुलाया तो कश्मीर के लिए गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कश्मीर के जो मामला है वो तो जाहिर है उस पर तो डिबेट हो ही रही है, लेकिन उसकी तरफ एक तरह का जॉइंट फेस सामने लाने के लिए या जॉइंट ऑपोजिशन या जॉइंट हुकूमती ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म से कुछ मशवरे दिए जाते हैं और उस पर अमल किया जाता है। लेकिन हमने ये देखा कि पार्लियामेंट जो है अब वो गो नियाजी गो या गो शाहबाज गो और इस तरह के ओए ओए और इस तरह की बातों से जो है वो गूंज रहा है। कल बिलावल साहब की भी एक तकरीर थी, फिर उसके लफ्ज भी अल्फाज भी हदफ कराने पड़े। मामला सारा ये है कि आज मरियम नवाज का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर हो गया है। इसी तरह तमाम पीपल्स पार्टी की आला क़यादत जो सीनियर लोग हैं वो और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत वो तमाम के तमाम जेलों में है और लग ये रहा है कि ये ईद उनकी जेल में ही गुजरेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक दूसरे पे तीर चलाने से असेंबली में क्या फ़ायदा होगा, क्या इससे कोई हतमी अंजाम तक पहुँच सकेंगे, क्योंकि हुकूमत वक्त जो है वो ये कह रही है कि इन केसेस से तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। अगर उनका कोई इस केसेस ताल्लुक नहीं तो फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये तल्ख बातें और एक दूसरे के खिलाफ इस कदर जो है सख्त रवैया इस्तेमाल करने की वजह क्या हो सकती है। बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जी। हमें ज्वाइन किया आज आजिज धामरा साहब ने, फॉर्मर सेनेटर रह चुके हैं आप, वंस अ सेनेटर ऑलवेज अ सेनेटर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के, पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन है। नज़र मोहम्मद गोंदल साहब फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर थे, सीनियर रहनुमा आप तहरीक इंसाफ के और वैसे भी पाकिस्तान के सीनियर सियासतदानों में आपका शुमार होता है। राहिला खादिम हुसैन साहिबा पंजाब असेंबली की मेंबर हैं, PMLN की एक सीनियर रुकन है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज शुरू करना चाहती हूँ। आजिज धामरा साहब, कल हमने बिलावल साहब की भी तकरीर सुनी और जज्बात में वो भी काफ़ी कुछ कह गए, बड़ी फायरी उनकी स्पीच थी जो उनके अल्फाज भी हदफ कराने पड़े। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये जॉइंट जो पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया है, पहले तो आप कहते हैं हुकूमत कुछ करती नहीं, आज शहबाज शरीफ फरमा रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो फेल हो गई है कश्मीर इशू पे। तो भाई आप कश्मीर इशू पे तो आपने दो लफ्ज नहीं बोले। आप लोग तो एक दूसरे पे गोला बरबारी करने से फारिग हो तो कश्मीर इशू पे आप लोग कोई मशवरे देना। वजीर आजम तो उस दिन ओपन पिच आपके लिए छोड़ के गए, उन्होंने कहा भाई मैं तो सब कुछ कर चुका हूं, कोई ऐसा काम बताएं जो आप तजवीज करें, जो मैंने नहीं किया वो तजवीज कर दें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जस्मीन, पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन बुलाया ये एक कश्मीर इशू पे था जी। डे वन से ये हुक्मरान कश्मीर इशू पे सीरियस है ही नहीं। अच्छा, कश्मीर के इशू पे जो 370 का जो अभी आर्टिकल इन्होंने खत्म किया है और 35A खत्म किया है इन्होंने, इलेक्शन कैंपेन में मोदी ने कहा ही ये था और उन्होंने कहा था, पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, उनको लोकसभा में इतनी पोजीशन नहीं थी, वो इलेक्शन कैंपेन में यही बात करते रहे और यहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे कि मैं दुआगो हूं कि मोदी कामयाब हो जाए। अब जाहिर है आपने दुआ की, मोदी कामयाब हुए और मोदी का जो मंशूर था मोदी ने वो पूरा करके दिखाया। ऐसी वजीर आज़म की अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल होती हैं। देखें नहीं, एक बात है, सोच में आ गई। मैं देखें वो वहां नहीं जाना चाहता कि आजकल वजीर आजम साहब दुआओं की वजह से ही आपने देखा कि इलेक्शन भी जीती थी अपनी। किसकी दुआएं अभी तो डिपेंड करता है, अब दुआएं तो काफी तरफ से आ सकती हैं। उनकी जाती जिंदगी में बहुत सारी तब्दीली आई थी दुआओं की वजह से, इसलिए ये तो अच्छी बात है, टॉपिक अलग हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ज्वाइंट सिटिंग के बाद रिस्पांसिबिलिटी बिलाखिर आती है हुकूमत के ऊपर कि वो हाउस को किस तरह चलाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी अभी जो आप चला रहे हैं ना फुटेज, आप सीरियसनेस ही देखें। पार्लियामेंट की फुटेज जो हम चला रहे हैं, पार्लियामेंट की फुटेज की मैं बात कर रहा हूं कि माजी में यही पार्लियामेंट जो है वो ज्वाइंट सिटिंग जब होती थी, मिसाल के तौर पर जब धरना लगा था PMLN के दौर की और पीपुल्स पार्टी के दौर की, जब 2012 में अप्रैल में जब सलाला चेक पोस्ट पे हमला हुआ, नेटो की सप्लाई बंद हुई थी, वो सप्लाई खोलने के लिए जो तवील ज्वाइंट सिटिंग हुई थी, वो सारे रिकॉर्ड आप दिखा लें। उस वक्त के हुक्मरानों का क्या सीरियस इशू था यहाँ पर पार्लियामेंट चलाने का और आज के हुक्मरानों का क्या है, और उनके जो अराकीन हैं जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, आप खुद इसका अंदाजा लगा दें। मगर कल बिलावल साहब की तकरीर या शहबाज शरीफ की आज तकरीर जो है वो कश्मीर के किसी पॉइंट पर थी। एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन आया है, ठीक है, वो तो आ गया। मगर देखें, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये सीरियस नहीं है, ये तो तकलीफ में है हुक्मरान कि ये कश्मीर पे इतनी बात कर क्यों रही है अपोजिशन, इसलिए उन्होंने बार बार ऐसे स्टेप उठाना शुरू कर दिए हैं। इनकी मुनाफिकत की सियासत पे मैं तो वारी जाऊं। एक तरफ ये कहते हैं कि ये गिरफ्तारियां हमने की, ये वादा था कौम से, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये केसेस तो पुराने थे। अब इनकी कौन सी बातों को हम सही माने, और ये सारा जो माहौल उन्होंने क्रिएट किया है, ये किया ही इसलिए है कि अपोजिशन जो है वो कश्मीर इशू पे बात ना कर सके। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसी बिलावल भुट्टो जरदारी जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं, आज ये ऐलान किया है कि वो मुजफ्फराबाद में ईद की नमाज पढ़ेंगे। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को करना चाहिए था। आप क्या बात कर रहे हैं कि ये हुक्मरान और कश्मीर का इशू, मतलब मैं कौन की बात कर रहा हूं, सेशन की धज्जियां उड़ा दी हैं आप लोगों ने, मतलब क्या फ्रंट पेश कर रहे हैं आप लोग कश्मीर के आगे। वही मैं कह रहा हूं कि जब आपको 1 पॉइंट कश्मीर का इशू था, आपको क्या ऐसी जल्दी पड़ गई कि आपने डाइवर्ट कर दिया दूसरी तरफ इस माहौल डाइवर्ट कर दिया, मरियम को अरेस्ट करके। नहीं, आप मारते रहे, आप अरेस्ट करते रहे, आप बेइज्जत करते रहे, आप पे कोई बात नहीं करेगा। नहीं, किसको बेइज्जत किया, किसको मारा, किसको अरेस्ट किया? कल मरियम साहिबा को जो अरेस्ट कर लिया उसकी वजह से बात करें थी या कश्मीर इशू पे बात इंपॉर्टेंट थी? ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये सीरियस मतलब कश्मीर का अगर इशू चल रहा है तो इंटरनल जो मामलात है उनको साइड पे रख दो। तो करते रहे, हमने कब डिनाई किया है कश्मीर इशू से? ये तो जवाब है कि इन्होंने कितने पैसों में कश्मीर का सौदा किया। एक टूर के बाद ट्रंप ने स्टेटमेंट दी कि मैं सालसी का किरदार अदा करूंगा। क्या इनको पता नहीं था कि इंडिया जो है अच्छा, वो पहले गोंदल साहब मेरे ख्याल से इस इशू का थोड़ा जवाब देते, फिर राहिला साहब आपकी तरफ आते। जी नाज़िर मोहम्मद गोंदल साहब, ये जो पार्लियामेंट का सेशन है इसका फायदा क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रही। जो हम फ्रंट पेश कर रहे हैं कश्मीर के लिए, वो कोई मतलब है उसमें हम कोई उनकी हेल्प तो नहीं कर रहे। ये जिस तरह की हम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह हमने शोर शराबा मचाया हुआ है, जिस तरह हम एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं, तो मतलब इसका फायदा क्या हुआ इस जॉइंट पार्लियामेंट सेशन का कश्मीर इशू पर? देखो जी, जॉइंट सेशन का फायदा ये हुआ कि एक जॉइंट रेजोल्यूशन आया और दूसरा वर्ल्ड वॉर सेकंड में जब पूरी दुनिया जंग में मुलव्वस थी तो चर्चिल ने पूछा था कि हमारी कोर्ट्स काम कर रही हैं, तो जैस्मीन इदारों ने अपना अपना काम करना है। ठीक, डिप्लोमेटिक तरीके से क्या हुकूमत काम नहीं कर रही, क्या एम्बेसीज अपना काम नहीं कर रही, क्या फॉरेन मिनिस्ट्री अपना काम नहीं कर रही, क्या प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया के साथ राब्ते में नहीं है, क्या हमने एक फैसले नहीं लिए कि इंडिया के साथ सफारती तल्कात कहाँ तक ले जाने हैं, क्या हमने ट्रेन के हवाले से फैसले नहीं लिए। जो कश्मीर इश्यूज के मुतल्लिका तमाम फैसले हैं वो गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन जहां तक तल्लक है नैब ने अपना काम करना है, अदालतों ने अपना काम करना है, और डिप्लोमेटिक जो आपके अफसर हैं सारे वो अपना काम कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि जी क्योंकि कश्मीर में एक यकीनन हमें सख्त एतराज इस बात पे, और यही वजह है,
और कहते हैं कश्मीर, फर्स्ट टाइम कश्मीर पे यूएसए में अगर बात की है, पहला एजेंडा नंबर 1 था तो वो इस मौजूदा गवर्नमेंट का था। लेकिन जो मोदी ने किया, अगर हम इस पे छोड़ दें कि मोदी के साथ किस किस के तल्कात थे, कैसे तल्कात थे और कितनी दोस्तियां थी और फैमिली रिलेशनशिप किस किस के थे, तो ये लंबी हो जाएगी। ठीक है। मसला सिर्फ ये है कि क्या इदारों का काम करना कश्मीर इश्यू से कोई डाइवर्ट करने की पोजीशन है। और अगर मैं ये कहूं कि क्या नैब वाला केस कल बना के इमरान खान की हुकूमत ने या इस मौजूदा गवर्नमेंट ने मरियम बीबी को पकड़ा है, क्या शहबाज शरीफ वाला कल का केस बना हुआ है? और मैं अगर 2013 वाले इलेक्शन की स्पीचेस निकालूं तो दामरा और दामरा की लीडरशिप जो, और मियां शहबाज शरीफ जो पेट चीर के पैसे निकालने की बात करता था और करप्शन के चार्जेस पीपल पार्टी पे लगाता था, और पीपल पार्टी कहती थी इसके बाद इस पे एतमाद करना, मेरे ख्याल में जिंदगी में मैं जरदारी साहब ने कहा था आइंदा गलती नहीं करूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि एक कॉमन एजेंडा कश्मीर है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है और जो आप लोगों की राय है कि कॉमन एजेंडा करप्शन नहीं है। करप्शन से ये जरा बाहर आए, जो केसेस चल रहे हैं पुराने केसेस हैं, कोर्ट्स में जा रहे हैं, जाने दें। आप सिर्फ अपना काम अगर कोई है, जो इस असेंबली का काम है, जो फॉरेन ऑफिस का काम है, वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और अगर ये कोऑपरेट करें तो इनकी मेहरबानी, ये नेशनल इश्यूज में करना चाहिए। लेकिन जैसे आपने भी निशानदेही की, इससे पहले का भी जब भी प्रोडक्शन ऑर्डर आते तो किस स्वाय करप्शन पे पूरे 1 साल हो गया, कोई और बात ही नहीं करता। तो मेरा कहने का बार बार मकसद है कि इदारों ने अपना काम जारी रखना है, इस पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। गोंदल साहब एक बात बताएं, आज शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे? सर, शहबाज शरीफ बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि आप लोगों ने कश्मीर के इशू से लोगों की नजर और मीडिया की नजर हटाने के लिए मरियम साहिबा को गिरफ्तार कराया, ताकि मरियम साहिबा कल जो एक खबर नहीं थी वो इतनी बड़ी खबर बन गई। जाहिर सी बात है, एक बड़ी ऑपोजिशन लीडर खातून होकर पकड़ी गई, अब उनका रिमांड भी हो गया। पहले ये खातून का, मुझे खातून के हवाले से मैं बात करूंगा जी जी कि मैं आज सुन रहा हूं कि खातून है, माएँ हैं, बहनें हैं। मेरी बहन खातून होना अपनी जगह, वो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं, ठीक है, उस पे करोड़ों रुपए की एलिगेशंस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं। तो ये कोई खातून, और ये अगर खातून है तो सियासत ना करें, अगर यही आपका आर्गूमेंट्स है तो वो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर है और करप्शन चार्जेस हैं उसके खिलाफ, और वो प्रॉपर जवाब नहीं दे सकी। उसके अलावा और नायब क्या करती? राहिला साहिबा, आपने गोंदल साहब का बड़ा वाज़ेह बयान सुन लिया होगा हुकूमत वक्त का, इसमें आप क्या कहना चाहती हैं? और ये भी मतलब है, ठीक है, लेकिन खातून हैं और उनकी बहुत इज्जत है, लेकिन फिर खवातीन, ये एक तरफ आप लिबरल पार्टीज कहती हैं जी खवातीन को पूरा प्लेटफॉर्म दिया जाए, जब पूरा प्लेटफॉर्म दिया जाता है तो फिर वो कह रहे हैं उनको पकड़ा क्यों, वो खातून है। बहुत शुक्रिया जैस्मीन। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि हम माएँ हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां हैं, कौमों की इज्जत इन्हीं से बनती है जी। जो बाइज्जत कौमें होती हैं वो हमेशा अपनी बहनों की, बेटियों की, माओ की इज्जत करता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इस तरफ कि आपका जो क्वेश्चन था, जो आप बाबर यहाँ पे कह रही हैं कि जनाब अपोजिशन जो है वो क्या उसका रोल क्या चल रहा है कश्मीर इश्यूज को लेके पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, आप बात सुने, आप कई एक दफ़ा ऐसा वाकयात हुए हैं कि जब भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई तो कश्मीर के इश्यूज आए तो आप उस पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको उठाकर देखें, और आज की हुकूमत की जो जिम्मेदारियां थी, जो उससे मुतल्लिका काम था, आप उस इजलास को उठाकर देखें तो आपको इतना बड़ा फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी देखनी चाहिए कि इन्होंने प्रायोरिटी अपनी क्या रखी हुई थी कि कश्मीर इशू के ऊपर कैसे बात करनी चाहिए। आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बाहर बैठ जाते हैं हाउस के अपने चैम्बर के अंदर और पहले वादे प्रीत लेते हैं, अपोजिशन मेरे से ये ना करे, अपोजिशन ये ना करे तो तब मैं आऊंगा बात करने के लिए। तो आप अपनी कौम को या पूरी दुनिया को एक क्या पैगाम देना चाह रहे थे? नंबर 1, आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं था, जो आप इस तरह की कार्रवाई, जाहिर है आप इजलास में आते नहीं है, और उसके बाद जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो तो आप वादे लेना शुरू कर देते हैं। पहले तो इस बात पे आप 2.5-3 घंटे आपका इजलास लेट हुआ, उसकी रीजन क्या थी? प्राइम मिनिस्टर साहब के वो वादे कि मुझसे कस्में वादे कर लें, फिर उसके बाद में आके हाउस के अंदर बात। अच्छा राहिला साहब, मैं सुन रही हूँ आपकी बात, लेकिन एक सवाल यहाँ पे, क्योंकि कल भी ये पॉइंट उठा था, तो कमल शोजब साहिबा जो कौमी असेंबली की रुकन भी हैं, उन्होंने इसका जवाब ये दिया था। उन्होंने ये कहा था कि वो अपने चेंबर में इसलिए बैठे थे कि प्रोडक्शन ऑर्डर के इंतजार हो रहे थे कि जेलों से आए कैदी पार्लियामेंट में हिस्सा लेने, तो फिर बातचीत हो।
मेरा ख्याल है कि जैस्मिन वो आपके पास भी सारी रिपोर्ट आ चुकी थी कि इमरान खान साहब क्या चाह रहे थे और वो किस किस्म की बात उनके लोग आके हमारे वफूद की शक्ल में आके हमारे अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ ये गुफ्तगू कर रहे थे, लिहाजा ये तो बात अब सबके सामने आ चुकी है। अब देखने वाली असल बात ये है कि आपने कश्मीर का इतना हॉट इशू है, आपके जो वजीर खारजा साहब हैं वो एक दिन पहले मुल्क छोड़ जाते हैं, दूसरे दिन जनाब जिस दिन ये वाक़या होता है तो आप जनाब मलिहा लोधी साहबा जो है वो उस दिन न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ती हैं। मीन्स ये कि आप जो इंडिया तकरीबन कोई 3 महीने पहले भी LOC के ऊपर वहां पर आकर वहां पर वो बयान दे रहा है कि अब आप ये देखिए हम आपके साथ करने के हवाले और कश्मीर भी की भी खैर मनाएं, तो आप वो 3 महीने पहले की जो गुफ्तगू है वो उठाकर देखें तो आपकी खारजा पॉलिसी क्या थी। आप तो तनकीद करते रहे ना, नहीं तनकीद तो हम पर यही होती रही कि आपकी खारजा पॉलिसी। तो आज हमें ये बताइए कि 3 महीने पहले इंडिया आपके LOC के पे खड़े होकर ऐलान कर रहा है कि जनाब हम ये सब करने वाले हैं, और वहां पर आपकी खारजा पॉलिसी, आज आप तनख्वाह खड़े हो गए इस मुल्क में, आप अपनी कौम को भी एतमाद में नहीं ले पा रहे हैं, आप पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाकर भी आपके लोग जिस कदर तनकीद कर रहे हैं वो है अपोजिशन। अगर आप इनकी कार्रवाई देखें तो आपने तो जनाब जो हज़ब बनाया हुआ है, अपना हदब बनाया हुआ है, वो तो सिर्फ अपोजिशन को बनाया हुआ है। आप तो कश्मीर इश्यूज के ऊपर कम बात कर रहे हैं, आप तो बात कर रहे हैं करप्शन के ऊपर। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये ज्वाइंट सेशन आपने अपोजिशन को स्नब करने के लिए बुलाया था, उनकी आवाजें बंद करने के लिए बुलाया था, या कश्मीर के इशू के ऊपर तो पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम को एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक जुमला बोलने की इजाजत दे दे, जैस्मीन एक जुमला बोलने की इजाजत दे दे। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा कि मैं और मेरी जमात, यानी पार्लियामेंट नहीं, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तानी कौम नहीं, उन्होंने कहा मैं और मेरी जमात कश्मीर के इशू का मसला हल करेंगे। तो मैं आपको यहाँ एक वाज़िया बात बता दूं कि ये तो नामुमकिन वाली बात है कि जब तक आप तमाम लोगों को साथ लेके नहीं चलेंगे तो दुनिया को आप क्या पैगाम देंगे। ओके, जो अपोजिशन को जवाब दिया वजीर आजम ने, पहले वो भी सुन ले जरा पार्लियामेंट में। कौन सा अमल आप चाहते हैं जो मैं ना करूं, जो मैंने नहीं किया अभी तक? मुझे सजेशन दे, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर से कह रहा हूं, आपने इतनी तकरीर की और आपने बताया सारा इमोशनली, तो लोगों, हमें किसको नहीं पता 5 साल आपकी हुकूमत थी, तब तशद्दुद कश्मीरियों पे नहीं हो रहा था, तब आपने क्या किया था? कितनी दफा आपने, कौन सी आपकी डिप्लोमेटिक मिशन थी जब कश्मीरियों बेचारे तकलीफ में थे? हमें तो 11 महीने हुए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब, सिंपल चीज पूछना चाहता हूं, कौन सी आप तजवीज देंगे कि क्या जो इनकी बातों से नजर आ रहा है, जो उन्होंने ललकारा है, क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? क्या करूं? और बताइए क्या करें? कोई तजवीज दे देना, क्या करें वजीर आजम और धामरा साहब? मतलब क्या चाहते हैं आप? उन्होंने कहा जी तजवीज दे दें, क्या चाहते हैं, क्या एक कि वो क्या करें? देखें जस्मीन, इनसे बात कहां करेंगे हम? इनसे हम पार्लियामेंट के अंदर बात बिल्कुल करें। अभी आपने कहा कि आपके लोगों ने भी पार्लियामेंट में कश्मीर इशू पे बात नहीं की। आप फुटेज उठा के देख लें, जब मुशाहिदुल्लाह खिताब करने के अभी उन्होंने किया भी नहीं था, तो एक वजीर साहब ने वो हमला आवर होने की बार बार कोशिश कर रहे हैं और बाकी वजीर उनको घेरा देके उनको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लोर किसके पास? कल की बात है ना? नहीं, ये 2 दिन पहले की बात। मुशाहिदुल्लाह खान की बात कर, मुझे पता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये हुक्मरान होते हैं। नहीं सर, आप ये कह रहे हैं आपको फ्लोर नहीं मिल रहा? 2.5 घंटे की आप मेरी बात ही नहीं समझी, आप मेरी बात ही नहीं समझी। मैं कह रहा था कि जब मुशाहिदुल्लाह ने तकरीर करना शुरू कर दी तो फवाद चौधरी हमलावर होने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, इन हुक्मरानों को आप सीरियस कह रही हैं पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर इशू पे? क्यों हमलावर हो रहे थे वो? उनसे पूछे ना, कश्मीर इशू पे हुक्मरान, देखें इससे खतरनाक तरीन तनकीद होती थी हुक्मरानों पे। कंटेनर पे आप क्या कुछ कहते रहे, उसके बावजूद आपको मालूम होना चाहिए था कि ये कश्मीर इशू पे ज्वाइंट सिटिंग है, अपोजिशन बात करेगी, आपकी पॉलिसी पे क्रिटिसाइज करेगी, आप हमलावर हो रहे हैं। ये फुटेज तो निकाले। गोंदल साहब जैसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन अगर उसको सही करार दे दें तो मैं भी चलो सही करार दे दूंगा। आप बात करने नहीं दें, आप हमलावर होने की कोशिश करें और फिर आप कहें कि कश्मीर इशू पे ये आप राय मांग रहे हैं अपोजिशन से। अपोजिशन क्लियर है। और दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है कि आपको तो ये मालूम ही नहीं हो सका, चेयरपर्सन और को चेयरपर्सन को स्पीचेस करने का मौका मिल रहा है पूरी भरपूर या नहीं, ये बता दें, यस या नो धामरा साहब? आप उनकी मुदाखलत तो देखें, इनके लोगों की, आप वो क्यों नहीं देख रही, वो फुटेज क्यों नहीं निकाल रही जस्मीन? मैं मुदाखलत की बात नहीं कर रही, आपको बोलने का मौका सीरियस ही नहीं है। आप नहीं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, आप नहीं, गवर्नमेंट, ठीक है, वो सीरियस ही नहीं है।
آپ نے کوئی تجویز دی ہے سر؟ آپ کی تقریروں میں بھی تو سوائے ان کو للکارنے کے اور کچھ نہیں. جوائنٹ جو ریزولوشن ہے نا وہ آ گیا نا, وہ اپوزیشن کے بغیر تو یہ نہیں لا سکتے تھے نا. ٹھیک ہے, وہ آ گئے. دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پرائم منسٹر جو مودی کی کامیابی کے دعاگو تھے اب بھگتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ان نائل حکمرانوں کو, سلیکٹڈ حکمرانوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ انڈیا کیا کرنے جا رہا تھا. نواز شریف کو معلوم ہی نہیں تھا. آپ کو پتا ہے آپ نے میرے ساتھ کتنے شوز کیے اور پیپلز پارٹی کا کتنا سخت سٹانس اور کتنی زیادہ تنقید آپ نے نواز شریف پر کی ہے کہ مودی کا انکار آتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ ان کو ساڑیاں دیتے ہیں, یہ تو ان کے رشتہ دار ہیں. یہ 370 کا آرٹیکل ختم کرنا آپ ساڑیوں سے منسوب کر رہی ہیں. ٹھیک, یہ زیادتی. جب آپ گونزل تھی میں نہیں منسوب کری سر, میں آپ کو صرف آپ کے اپنا موقف یاد دلا رہی ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سیریس حکمرانی نہیں ہے. یہ کیا ٹاپک پہ بات کریں گے؟ مودی کے یار تھے اور انہوں نے مودی کے الیکشن کی دعائیں کی. بریک لینے دیں مجھے, میں اس کا جواب نظر محمد گونزل صاحب دیں گے. کیا لیں گے سیریس؟ ویلکم بیک. نظر محمد گونزل صاحب, عاجز دھامرا صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ سنگین مطلب ہے جو صورتحال ہے اس کو آپ لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں پا رہے اور آپ ایشوز ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو جی, میں دھامرا صاحب کی اور پوری اپوزیشن کی خدمت میں عرض کروں گا جی کہ ہم UNO سے رابطے میں ہیں, OIC سے رابطے میں ہیں, چائنا کی پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے, انہوں نے پالیسی واضح کر دی ہے, ٹرکی سے رابطے میں ہیں, قطر سے ہیں, سعودی سے ہیں, دنیا کے تمام ڈپلومیٹک چینل جو ہیں اس پہ ہم یوز کر رہے ہیں جی. اور پوری توجہ, ہمارا فارن منسٹر جو حج کے لیے گیا ہوا تھا, حج کو وہاں چھوڑ کے واپس آیا, اور آج آپ نے دیکھا کہ چائنا میں اس میں اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. تو جہاں تک تعلق ہے ان کی سیریسنس کی بات, بار بار ہم پہ تانا دیتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں سیریس نہیں ہیں. ذرا ریکارڈ درست کر لیں. یقیناً آپ اور ہم سارے گواہ ہیں کہ جب پرائم منسٹر سپیچ کرتا ہے تو اس میں انٹرپشن نہیں کی جاتی, جب لیڈر آف اپوزیشن تقریر کرتا ہے اس میں انٹرپشن نہیں کی جاتی. تو یہ شروع کہاں سے ہوئی, کیسے ہوئی, اگر میں ریکارڈ کے درست کرنے کے حوالے سے بات کروں گا, ادروائز اس کا تعلق نہیں اس بات سے. ٹھیک ہے. جب پرائم منسٹر نے فرسٹ ٹائم ووٹ آف کانفیڈنس لیا, الیکٹ ہوئے, اسمبلی میں سپیچ کرنے کے لیے اٹھے, انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دینی تھی. میں دھامرا صاحب کو اور میڈم کو یاد کرا دوں کہ اس وقت عمران خان وزیر اعظم پاکستان کو سپیچ نہیں کرنے دی گئی. سٹارٹ کس نے کیا؟ اپوزیشن نے کیا. اور آج کی بات جو کر رہے ہیں مشاہد اللہ, سچی بات یہ ہے کہ میں جو مشاہد اللہ صاحب نے الفاظ کہے تھے میں یہاں ریپیٹ کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے, میں نہیں کر سکتا. ان الفاظ کے بعد ریاکشن کرنا, میں ہوں, آپ ہوں, دھامرا صاحب ہوتے وہ تو پھر چودھری صاحب تو رک گئے, دھامرا صاحب لپک کے پڑھتے ان کو. تو جب آپ ایسی زبان استعمال کریں گے تو ایسی قسم کا ریاکشن آئے گا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ آپ کی گونزل صاحب انہوں نے آپ کی حمایت کر دی ہے, حیرانی کی بات ہے. کنڈیشنل حمایت کر رہا ہوں, کنڈیشنل حمایت کر رہا ہوں کہ جو زبان استعمال پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کی ہے ماضی میں حکمرانوں کے لیے. جی وہ پی ٹی آئی, میں کہہ رہا ہوں, میں اس اسمبلی کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ مجھے جلسوں کی بات میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے ہمرا بھائی, میں جلسوں کی بات نہیں کر رہا, میں مراد سعید کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے وزیر ہیں. کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ پارلیمنٹ کی بات کریں گے, میں مراد سعید کی بات زیادہ بہتر ہے. تو جب تک جب ایسی آپ روایات خود قائم کریں گے, اور مجھے یقین جانے, میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کی یہ اس اسپیچ کی میں توقع نہیں کرتا تھا جو اس دھامرا اینڈ کمپنی نے ان سے کروائی. وہ ایسی وہ اس کو اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی. بہرحال ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. شملہ معاہدہ میں ڈائیلاگ شامل ہے, UNO کی قرارداد میں ڈائیلاگ شامل ہے. ہم اپنے تمام ریسورسز سر نہ کریں نا, منع کیا ہوا ہے پیمرا نے یہ بات انہوں نے جو کہا اسمبلی سے نے جو ہدف کر دیا وہ آپ دوبارہ نہیں چلا نہیں کرنے چاہیے تھے نا. ایک ذمہ دار شخص جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے. چور اور ڈاکو جن کے اوپر الزام نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ دھامرا اینڈ کمپنی نے تقریر کرائی, گونزل صاحب یہی الزام معذرت کے ساتھ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, آپ کے اوپر بھی یہ ہو سکتا ہے, میرے اوپر بھی, مگر ڈاکو چور ان کو کہا جائے جن کے اوپر ثابت نہ ہو, یہ چیز جائز ہے. یہ اگر کسی بدتمیز کو بدتمیز کہا جائے تو یہ غلط ہے. دھامرا صاحب سن لے میری بات,
ये बात वैसे टॉपिक से हट जाएगी। जी जी नहीं हटेगी नहीं सर। मुस्लिम लीग नून, मैं तो कह रहा हूँ आप जैसा सीनियर सियासतदान अगर पीटीआई में लोग को जायज करार दे रहे हैं, धामरा साहब बात नहीं ऐसे नहीं होगा। धामरा साहब वर्ड टर्न पे बात करिएगा, पहले सुनिए उनकी मेरी बात सुन लें। जी सर गो अहेड। की बात खत्म हुई मुझे बताना जी। हो गई उनकी बात, आप बात करें। मैं कह रहा हूँ कि इसी किस्म के अल्फाज, इसी किस्म के इल्जामात चोर डाकू वाले अगर शहबाज शरीफ आपको कहे तो आप माइंड ना करें, और अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की स्पीच, वो जो पिक्चर दी फेंकी गई हेलीकॉप्टर से, वो आपको भूल गई। आपको बेगम नुसरत भुट्टो का जो सर फटा था वो भूल गया। और मैं हैरान हूं कि किस बात से आप वकील बने हुए हैं, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। और इस वकालत से आपको मिलेगा क्या? नहीं वकालत आप कर रहे हैं, बदतमीज लोगों की। सर बदतमीज लोगों की वकालत आप कर रहे हैं, मुझे आपके ऊपर अफसोस हो रहा है। मुझे आपके ऊपर अफसोस हो रहा है, आपके ऊपर अफसोस हो रहा है कि आप बदतमीज लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। आप बदतमीज लोगों को डिफेंड कर रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने माफी तलाफी की थी, मगर मुझे ये तो नहीं थी गोंदल साहब कि आप पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन बदतमीज लोगों की डिफेंड करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सर वो कह रहे हैं पीएमएलएन ने जो आपने नुसरत भुट्टो और बीबी की और उनकी बातें उठाई हैं, उस पे कह रहे हैं कि उन्होंने माफी तलाफी की थी। अच्छा राहिला साहिबा ये बताइएगा। माफी तलाफी कर ली थी? नहीं आपके लोगों ने तो माफी नहीं की है गोंदल साहब। आप किस बात की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? मैं गोंदल साहब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके ऊपर जो इल्जाम है तो आपको चोर कहा कर दिया था, उसकी माफी तलाफी भी होगी। आपके ऊपर भी इल्जाम है तो क्या आपको भी चोर माफी तलाफी करेंगे उनसे? नहीं आपके ऊपर ये समझता हूँ कि ये आपके ऊपर भी मैं तो नहीं कहूँगा आपको। चुप हो जाए आजिज धामरा साहब प्लीज। जामरा साहब आप पर्सनल बात करेंगे, मुझे भी करनी पड़ेगी। पर्सनल बातें ना करें। मैं नहीं करना चाहता, बहस पार्टी के बारे में नहीं करना चाहता, तो मुझे आप मजबूर ना करें ना। मुझे खामोश हो जाए प्लीज, ऐसा ना करें। मैं नहीं कहना चाहता, मुझे रिस्पेक्ट है आपके लिए। अच्छा धामरा साहब बस खामोश हो जाए प्लीज, खामोश हो जाए। राहिला साहब कुछ कहना चाहती है? माफी करेंगे किस की आप माफी देंगे? राहिला साहिबा ये बताइएगा। ये नहीं बोलने दे रहे आपको, मैं क्या करूं? अच्छा खामोश हो जाए। बड़ी अहम है जी प्लीज मैम। और ये झगड़े की नजर इसको मत करें। देखिए हम बात कर रहे हैं कश्मीर इशू को, और देखिए ये बात कहां से कहां लेकर चले जा रहे हैं। उसकी रीजन ही यही है कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस पैदा हो चुकी है, और इसको पैदा करने में माशाल्लाह पीटीआई ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। बगल अगर आप कहें कि 95% तो उनका हिस्सा तो उसमें शामिल था। अब जब मैं बात कर रही हूँ कश्मीर की प्रायोरिटी, एक दिन हुआ है कश्मीर का ये इशू रेज हुआ, ज्वाइंट सेशन आपने बुलाया, और अगले दिन जो शहजाद अकबर साहब हैं, जो खास तौर पे टास्क जिसको दिया गया है नैप केसेस का, इमरान खान साहब के वो मशीर भी हैं, वो आते हैं मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अगेंस्ट नवाज शरीफ फैमिली और शरीफ फैमिली। तो मुझे आप ये बताइए, कल आप जो कहना चाह रहे हैं कि हमें अपोजिशन को इकट्ठा किया, आप मुझे ये बताइए अगर ये केसेस आज के नहीं है और ये केसेस आपने नहीं बनाए या आप प्रेशराइज नहीं कर रहे, तो फिर आपको मरियम नवाज की अचानक गिरफ्तारी कैसे याद आ जाती है शहजाद अकबर साहब को, और अगले दिन उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इसी तरह फवाद चौधरी जो है वो एक दिन पहले अनाउंस कर देते हैं कि जनाब फराग गिरफ्तार होने वाला है। फरदौस आशिक कुमार कहती है मैं राना सनाउल्लाह को छोड़ूंगी नहीं। इस तरह वो हमजा शहबाज को बाबर अटैक करते हैं मिनिस्टर्स के, हम उनको गिरफ्तार करने वाले। तो ये सारी खबरें तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनकर बाहर आती है ना, आपके अंडर नायब जो है। जब फिर उसके बावजूद आप जब खड़े हो जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो आप कहते हैं कि अपोजिशन हमें कुछ ना कहे, हम उनको चोर डाकू कहते रहे, और हमारी जो है जनाब लेफ्ट राइट जो बैठे हुए टैक्स चोर है उनके मुतालिक कोई बात ना की जाए। हमारी अलीमा बाजी की जायदादें, आज आप देखें इन्होंने नैब कोर्ट के बाहर जो हमारे कारकुनों के साथ किया, हमारी सेक्रेटरी इतलात के साथ किया, क्या वो कोई वो इनको हरकतें सूट करती थी? क्या वो एक जमहूरी हुकूमत के अंदर ये पॉसिबल था कि जिस तरह से उसका गिरेबान पकड़ा गया, जिस तरह उसको घसीट रहे हैं आप खातून को, फिर आप कहते हैं कि जब हमें अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो फिर आपको औरत का लेबल उतारना पड़ेगा। तो गोंदल साहब माजरत के साथ सबके घरों में माँ भाने मौजूद हैं, अगर आप इस तरह के मामलात करेंगे, आपकी तो माशाल्लाह लीडर भी रही हैं, अगर इस तरह के मामलात करेंगे तो फिर आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन आज इसी बात पे शफकत महमूद साहब का और दीगर बड़ा कैसे करते हैं कि जनाब आपके साथ जो है अपोजिशन खड़ी हो जाएगी? आप इश्यूज के ऊपर तो बात कर ही नहीं रहे, आप तो बात ही जो है अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने के लिए कर रहे हैं। एक तरफ आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बात कर रहे हैं कि इंडिया का रवैया बड़ा जाबराना है, वो वहां पर अपनी अपोजिशन को भी बात नहीं करने दे रही, और यहाँ जब आपके साथ अपोजिशन बैठी है जिसके ऊपर आप जनाब हंस पे रहे जनाब वाकई मैं भी यही काम कर रहा हूँ, मैं तो अपोजिशन को यहाँ बोलने ही नहीं दे रहा, मैंने तो नैप के जरिए उनके रास्ते बंद कर रखे हैं, एंटी करप्शन के जरिए उनके रास्ते बंद कर रखे हैं।
तो मेरा नहीं ख्याल कि रवैया ऐसा मुनासिब है कि आप कश्मीर और एक बात रवैयों पे बात कर लेते हैं। अगर जी, आप जी। नहीं अभी मैं बात कर ले, एक बात मुझे और बोलने की इजाजत दे दे कि जनाब ये देखें कि पार्लियामेंट जो है इसके अंदर मुख्तलिफ जमातें मौजूद होती हैं जिसमें सबका नजरिया अलग-अलग है, जो सब अपने मैनिफेस्टो, यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ सब बात अपने नजरिए के मुताबिक करते हैं। अगर आप ये कहें कि एक मिलिट्री की तरह यहाँ कोई डिसिप्लिन हो, सब एक ही बात के पीछे चले, तो ऐसे नहीं है। जहां इख्तलाफ होगा जमहूरियत वहीं से निकलेगी और वहीं से पॉजिटिव आपको रवैये भी निकलेंगे अगर अपोजिशन की तकरीरों को गौर से सुने। मैम आपका पॉइंट आ गया। गोंदल साहब प्लीज इस पे कंक्लूड कर दें। नजर आएगा कि जनाब खारजा पॉलिसी के ऊपर कितनी लंबी डिबेट की गई है, ठीक है, कि उसे किस तरह से होना चाहिए। ओके, गोंदल साहब से ये भी देखो, पूछ लें कि जॉइंट कश्मीर का सेशन सौदा बुलाया कितने में गया। करके है? जॉइंट सेशन बुलाया गया, सबको मौका दिया गया, सब ने स्पीचेस की, एक रेजोल्यूशन आया, अपोजिशन ने कहा इसको अमेंड करना है, हमने कहा कर लें, उन्होंने कहा और अमेंड करना है और कर लें, और अमेंड कर, 4 अमेंडमेंट्स की गई। ठीक है, तो गवर्नमेंट का नेशनल इश्यूज पे अगर अपोजिशन को साथ ना चलने का इरादा हो तो उस पर जिद तो करने हो, तो किसी बात अनहोनी बात पे भी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने जिद नहीं की। गवर्नमेंट ने कहा कि जो नेशनल इश्यूज पे हैं उसमें पूरी कौम को एक होना चाहिए और एक हैं हम इंशाल्लाह। लेकिन जहां तक तल्लक है, अगेन मैं कहूंगा कि इदारों ने अपना काम करना है, इस पे मेरे ख्याल में नेशनल इश्यूज में ये छोटी छोटी चीजों को सामने नहीं लाना चाहिए। फर्ज करें आज हम कहते हैं कश्मीर का इश्यू आ गया है, तो लिहाजा जेलें खाली कर दो, जेलों में जितने लोग बैठे हैं उनको सबको रिलीज कर दो कि बहुत बड़ा इशू आ गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि सब इदारे पैरेलल काम करेंगे। ठीक है गोंदल साहब, बिल्कुल ठीक है। वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। आजिज धामरा साहब आपका, नज़र मोहम्मद गोंदल साहब आपका, और राहिला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग मी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।